सिर्फ 8 सीट्स थीं और उस लड़के का नंबर 9वां आया। एक सपने का गला घोंटने के लिए सिर्फ एक नंबर का फासला काफी था। उसने अपनी बड़ी बहन के सोने के कंगन गिरवी रखे थे सिर्फ इसलिए कि वो फाइटर पायलट बन सके, लेकिन वो हार गया। उस दिन गंगा के उफनते पानी को देखते हुए उस नौजवान के मन में अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल आ रहा था। लेकिन आज इतिहास उन 8 लोगों का नाम तक नहीं जानता जिन्हें उस दिन चुना गया। पर जो लड़का रिजेक्ट हुआ, अगर वो उस दिन गंगा में कूद जाता तो शायद भारत कभी परमाणु ताकत नहीं बन पाता। ये सिर्फ एक मिसाइल मैन की कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग की उस हिडन पावर की कहानी है जो तब ट्रिगर होती है जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। हम अक्सर रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी का एक कड़वा सच बताऊं, जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं असल में आपके टैलेंट को दीमक की तरह खा जाती हैं। स्कॉट सोनेनशाइन अपनी किताब स्ट्रेच में इस फेनोमेनन को द पावर ऑफ स्कैरसिटी कहते हैं। जब आपकी जिंदगी में किसी चीज की भयानक कमी होती है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या कोई बैकअप प्लान, तो आपका दिमाग पैनिक नहीं करता, वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो ऐसे नामुमकिन रास्ते खोज निकालता है जो आराम की जिंदगी जीने वालों को कभी दिखाई ही नहीं देते। कलाम साहब ने बचपन में ही इस नियम को अपने पक्ष में मोड़ लिया था। उनके एक कमरे के घर में 5 बच्चे थे और रात को लालटेन जलाने के लिए मिट्टी का तेल तक नहीं होता था। जहां कोई भी दूसरा इंसान हालातों के आगे घुटने टेक देता, वहां उन्होंने अपनी कमी को अपना फायदा बना लिया। सुबह 4 बजे उठना, गणित की फ्री ट्यूशन के लिए ठंडे पानी से नहाना और मीलों पैदल चलना। उनके पास पढ़ने के लिए कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी, इसलिए 10 साल की उम्र में उन्होंने घर चलाने के लिए रेलवे स्टेशन से दीनामनी अखबार बेचना शुरू किया। लेकिन असली खेल यहां था, वो सिर्फ अखबार बांटते नहीं थे, वो चलते चलते उस पूरे अखबार को चाट जाते थे। उन्होंने उस कमी को अपनी ताकत बनाया और सड़क को ही अपना क्लासरूम बना लिया। लेकिन रामेश्वरम की सड़कों पर अखबार बेचने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का ये सफर सिर्फ मोटिवेशन से तय नहीं हुआ था। जो असली परीक्षा थी वो अभी बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जहां उन्हें अपने शरीर और दिमाग की हर लिमिट को तोड़ना था। एक ऐसा 72 घंटे का टॉर्चर जिसे अगर आज का कोई आम इंसान सहे तो वो टूट कर बिखर जाए। लेकिन कॉलेज के उस किस्से पर जाने से पहले मैं आपको उस एक पल में ले जाना चाहता हूं जहां से मिसाइल मैन का जन्म हुआ। जरा सोचो, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे सपने के लिए अपने सोने के गहने गिरवी रख दिए हों। तुम्हारे कंधों पर सिर्फ एक बैग नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों का वजन हो, और फिर वो सपना टूट जाए। इसे कहते हैं आइडेंटिटी डेथ। जब आपका सबसे बड़ा सपना टूटता है तो सिर्फ सपना नहीं मरता, आपके अंदर का वो इंसान भी मर जाता है जिसने वो सपना देखा था। गंगा किनारे खड़े उस नौजवान का फाइटर पायलट बनने वाला हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वो खालीपन इंसान को अंदर से खा जाता है, लेकिन स्वामी शिवानंद के सिर्फ एक वाक्य ने उस खालीपन में एक नई आग डाल दी। यूनिवर्स ने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि तुम कमजोर हो, उसने तुम्हें इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि तुम्हारी मंजिल आसमान में उड़ना नहीं, आसमान को चीरना है। साइकोलॉजी में एक टर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जिसके बारे में एडम ग्रांट ने अपनी किताब ऑप्शन बी में बहुत गहराई से लिखा है। जब इंसान को कोई गहरा सदमा लगता है तो उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए या फिर उसका दिमाग एक ऐसा वर्जन 2.0 तैयार करे जो पहले से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और फोकस्ड हो। उस दिन गंगा किनारे वो फेल हुआ पायलट नहीं मरा, बल्कि एक मिसाइल मैन का जन्म हुआ। कलाम साहब उस दिन गंगा के किनारे से एक आम इंसान बनकर नहीं लौटे, उनका पुराना रूप वहीं खत्म हो गया। उन्होंने तय किया कि अगर वो हवाई जहाज नहीं उड़ा पाए तो क्या हुआ, वो अब मिसाइल बनाएंगे। उनकी हार ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें एक नया और बहुत बड़ा मकसद दे दिया। टाइम मशीन को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। मद्रास इंस्टीट्यूट का एक बंद कमरा, सामने एक अधूरा एयरक्राफ्ट मॉडल और एक बेहद गुस्से में भरा प्रोफेसर। प्रोफेसर ने कलाम को अल्टीमेटम दे दिया, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अगर मॉडल रेडी नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप आज और अभी कैंसिल। एक गरीब लड़का जो सिर्फ स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ रहा था, उसके लिए यह बात मौत की सजा जैसी थी। लेकिन यहीं पर इंसान के दिमाग का असली खेल शुरू होता है।
जब तुम्हारे ऊपर बहुत भारी दबाव होता है तो तुम्हारा दिमाग एक अलग ही तेजी से काम करता है। कलाम साहब ने अगले 72 घंटे तक नींद नहीं ली। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। ये वो पल था जिसे आज हम मेंटल टफनेस या बीस्ट मोड कहते हैं। जब आपका शरीर जवाब दे देता है, आंखें जलने लगती हैं, दिमाग कहता है कि अब और नहीं, लेकिन आपका विजन आपसे कहता है कि रुकना मना है। वो ना ढंग से खाए ना सोए, और 3 दिन बाद जब प्रोफेसर ने वो मॉडल देखा तो वो हैरान रह गए। प्रोफेसर ने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम दबाव में कैसा काम करते हो। अपने दिमाग को इस लेवल पर रीवायर करना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्योर साइंस है। अगर तुम भी सच में अपने दिमाग से शॉर्ट टर्म प्लेजर का ये कचरा हमेशा के लिए साफ करके एक अनब्रेकेबल डिसिप्लिन बनाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन की है 50 स्टेप डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्लेबुक। सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह हिंदी में है और इसमें तुम्हारी लाइफ का एक कंप्लीट आइडेंटिटी शिफ्ट प्रोग्राम है। मैं तुम्हें इसे डाउनलोड करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि सच कहूं तो ये 50 स्टेप्स हर किसी के लिए बने भी नहीं हैं। ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनमें अपना कंफर्ट जोन हमेशा के लिए तोड़ने की जिद है। आगे चॉइस तुम्हारी है, लिंक सबसे ऊपर है। खैर, वापस आते हैं कलाम साहब के उस 72 घंटे वाले प्रेशर पर। हम जिंदगी भर रोते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। अगर प्रोफेसर कलाम को 1 महीने का टाइम देते तो वो मॉडल 1 महीने में बनता, लेकिन जब सिर पर स्कॉलरशिप छीनने की तलवार लटकी तो वही काम 72 घंटे में हो गया। असल में हमें समय नहीं, एक खतरनाक डेडलाइन चाहिए होती है। 1963 का थुम्बा, केरल। एक ऐसा सीन जो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म से बिल्कुल उल्टा था। कोई अरबों डॉलर की हाईटेक लैब नहीं, बल्कि मैरी मैग्डलीन नाम का एक पुराना चर्च उनका हेडक्वार्टर था। बिशप का कमरा उनकी वर्कशॉप थी और पास के एक गाय भैंस के तबेले को लैब बनाया गया था। वहां पर रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर ले जाए गए थे। जरा सोचिए, दुनिया के बाकी देश उस वक्त हमें देखकर हंस रहे थे, लेकिन कलाम और उनकी टीम को किसी की परवाह नहीं थी। जब आपके पास कोई साधन न हो तो सिर्फ आपका विजन ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के पुर्जे ले जाना कोई मजाक नहीं था। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम का वो पागलपन था जो दुनिया के शोर को पूरी तरह अनसुना कर चुका था। लेकिन एक बंद कमरे में प्रोफेसर के सामने फेल होना अलग बात है, और पूरे देश की नजरों के सामने फेल होना बिल्कुल अलग। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि एक महान लीडर कैसे पैदा होता है, तो आपको 1979 के उस मनहूस दिन में जाना होगा, जब 10 साल का पसीना, करोड़ों रुपए और देश की इज्जत एक बटन दबाते ही सीधा बंगाल की खाड़ी में डूब गई। श्रीहरिकोटा के कंट्रोल रूम में सन्नाटा पसरा था। जैसे ही लॉन्च बटन दबाया गया, धड़कनें रुक गईं, लेकिन 317 सेकंड बाद रडार पर ब्लिंक करता हुआ डॉट अचानक गायब हो गया। 10 साल की रिसर्च, करोड़ों का बजट और हजारों रातों की नींद, सब कुछ पलक झपकते ही बंगाल की खाड़ी के खारे पानी में दफन हो गया। वो सिर्फ एक रॉकेट का क्रैश नहीं था, वो एक विकासशील देश के आत्मसम्मान का क्रैश था। अगले दिन की सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। देश विदेश के पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेड़ियों की तरह तैयार बैठे थे। हर एक सवाल किसी जहरीले तीर की तरह था। एक गरीब देश अंतरिक्ष में पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? उस दमघोंटू दबाव के बीच इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने एक ऐसा लीडरशिप मास्टर क्लास दिया जो आज किसी भी हार्वर्ड की किताब में नहीं मिलता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा कि गलती मेरी है और मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। साइमन सिनेक की किताब लीडर्स ईट लास्ट का कोर कंसेप्ट है सर्कल ऑफ सेफ्टी। सतीश धवन ने उस दिन यही किया। उन्होंने कलाम और उनकी टीम को मीडिया के तीखे सवालों और गालियों से बचाने के लिए खुद को सामने कर दिया। वो अपनी टीम के लिए एक शील्ड बन गए, और जब टीम को यह एहसास होता है कि उनका लीडर उन्हें मरने नहीं देगा, तो वो टीम उस लीडर के लिए अपना खून पसीना एक करने को तैयार हो जाती है। ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को उसी टीम ने फिर से रॉकेट लॉन्च किया
और इस बार वो सीधा अंतरिक्ष में गया। भारत ने इतिहास रच दिया था। लेकिन उस दिन सतीश धवन प्रेस के सामने नहीं गए। उन्होंने कलाम साहब को आगे कर दिया और कहा कि आज कामयाबी का दिन है, आज तुम सामने जाओ। जब लीडर ऐसा होता है तो इंसान अपना खून पसीना एक करने से भी पीछे नहीं हटता। सफलता का सबसे खतरनाक बाय प्रोडक्ट है कंफर्ट। जब नासा ने कलाम साहब का टैलेंट देखा तो उन्होंने एक ऐसा ऑफर टेबल पर रखा जो किसी भी इंसान का ईमान डगमगा दे। दुनिया की सबसे बेहतरीन लैब्स, अथाह पैसा और एक लग्जरी लाइफ। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था। एक तरफ थी गारंटीड सक्सेस और दूसरी तरफ था एक गरीब देश का अधूरा सपना। लेकिन कलाम साहब ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे देश को मेरी ज्यादा जरूरत है। ऑथर डेविड ब्रूक्स इसे द रोड टू कैरेक्टर में बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, इंसान के पास दो तरह की खूबियां होती हैं। पहली रिज्यूमे वर्च्यूज, यानी आपके पास कितना पैसा है, कौन सी डिग्री है। और दूसरी यूलॉजी वर्च्यूज, यानी आपके मरने के बाद लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। कलाम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी अपना सीवी चमकाने में नहीं, अपना किरदार बनाने में लगा दी। 2002 में जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो दिल्ली के उस आलीशान 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में एक अजीब नजारा देखने को मिला। देश का सबसे ताकतवर इंसान अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेस लेकर रहने आया था। एक में उनके कपड़े थे और दूसरे में उनकी किताबें। जिस इंसान ने भारत को बैलिस्टिक मिसाइलें दी, उसकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने अपनी राष्ट्रपति की पूरी सैलरी गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दी थी। जब वो बनारस के एक कॉलेज में गए तो वहां उनके लिए एक बहुत बड़ी कुर्सी रखी गई थी। उन्होंने उस पर बैठने से साफ मना कर दिया और अपने लिए एक आम कुर्सी मंगवाई। ये छोटी बातें नहीं हैं। ये दिखाती हैं कि जब इंसान का मकसद बहुत बड़ा होता है तो उसे कुर्सी, पैसे या दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का युवा बस किसी भी तरह से मशहूर होना चाहता है। वो दुनिया की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है। लेकिन कलाम साहब कहते थे, हर युवा अपने आप में अलग होना चाहता है, लेकिन ये दुनिया दिन रात उसे दूसरों के जैसा बनाने में लगी रहती है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें अपने जैसा बनना है या दुनिया में मौजूद बाकी लोगों की तरह। कार्ल युंग ने कहा था, कोई भी महान चीज बिना दर्द के पैदा नहीं होती। हम फेलियर को एक एंड पॉइंट मानते हैं, जबकि असल में वो एक फिल्टर है। वो फिल्टर जो कमजोरों को बाहर कर देता है और जिद्दी लोगों को एक नए बीस्ट मोड में डाल देता है। कलाम साहब का सफर चीख चीख कर दुनिया से एक ही बात कहता है, अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो तुम्हें हराने की ताकत किसी में नहीं है। जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, जब पैसे नहीं होते, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो वो असल में तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं। अगर वो लड़का जिसने अपने जीवन में कभी हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखा था, वो हार मानकर बैठ जाता, तो भारत आज इतना ताकतवर नहीं होता। तुम्हारी परेशानियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई हैं। तुम्हारी परेशानियां वो आग हैं जो तुम्हें और निखारने के लिए आई हैं। जब भी तुम्हें लगे कि हालात बहुत खराब हैं, तो उस एक कमरे वाले घर को याद करना, उस 72 घंटे की बिना नींद वाली रात को याद करना और उस 10 साल की मेहनत को याद करना जो बंगाल की खाड़ी में डूब गई थी, लेकिन फिर भी 1 साल बाद दोबारा आसमान चीरकर बाहर आई। आजकल का हसल कल्चर हमें सिखाता है कि 40 की उम्र तक पैसा कमाओ और फिर बीच पर लेटकर रिटायरमेंट एंजॉय करो। लेकिन एक असली विजनरी की डिक्शनरी में रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान तब नहीं मरता जब उसकी सांसें रुकती हैं, वो तब मरता है जब उसका मकसद खत्म हो जाता है। 27 जुलाई 2015 को जब वो IIM शिलोंग में छात्रों को पढ़ा रहे थे, तब उनके शरीर ने अचानक साथ छोड़ दिया। वो अपनी आखिरी सांस तक वही कर रहे थे जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था, युवाओं को रास्ता दिखाना। मौत भी उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर लाचार नहीं कर सकी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब तक आपके अंदर एक बड़ा मकसद जिंदा है, तब तक आपकी उम्र, आपकी बीमारियां या आपकी मौत भी आपको रोक नहीं सकती। किताबें तुम्हें सिर्फ आइडिया दे सकती हैं, लेकिन आग तुम्हें खुद लगानी होगी। बुकट्यूबर हिंदी पर मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करना नहीं, बल्कि तुम्हारे सोचने का सॉफ्टवेयर बदलना है। आज जब तुम आईने के सामने खड़े हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना,
तुम्हारे पास आज जो भी सुख सुविधाएं हैं, कहीं वो तुम्हारे सपनों की कीमत पर तो नहीं मिल रही? उस कमी को ढूंढो जो तुम्हें चैन से सोने ना दे। एक महान फिलोसोफर ने कहा था, तुम्हारे रास्ते में आने वाली रुकावट ही तुम्हारा रास्ता बन जाती है। आज तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, या तो हालात के आगे घुटने टेक दो या फिर उस दर्द को अपनी ताकत बना लो। अगर आज इस कहानी ने तुम्हारे अंदर की उस आग को दोबारा जला दिया है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ 3 शब्द लिखना, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। दोस्तों, दुनिया उसैन बोल्ट को सबसे तेज इंसान मानती है, लेकिन एक सच जो कोई नहीं जानता, वो मेडिकली अनफिट थे। एक पैर आधा इंच छोटा, रीढ़ की हड्डी स्कोलियोसिस का शिकार। साइंस के हिसाब से उनका दौड़ना नामुमकिन था। तो फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो उस एक सीक्रेट माइंडसेट का खुलासा है जिसने बायोलॉजी के हर नियम को तोड़कर रख दिया। इसे वॉच लेटर में सेव कर लो। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।